कंसल्टेंट ढूंढना शुरू कर दिया। इस टाइम यूके में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन्स है वो क्लोज़ हो चुके हैं। उनके पास सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी बचती है जिसकी साल में 6 इनटेक होती हैं और वो है स्टूडेंट्स खुद भी कर सकते हैं। हमारा तो ये फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं था, वरना हम खुद ही अप्लाई कर लेते। इंटरव्यू के टाइम में आपके कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ पर हम मैम हिरा ने हमें बताया कि दानियल साहब ने आज की डेट का आपका इंटरव्यू का टाइम शेड्यूल किया हुआ है। इंटरव्यू कैसा गुजरा ये आप देख सकते हैं। इंटरव्यू के बाद अब अगला स्टेप था यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह जमा करवाना। हम उनके पास गए, उन्होंने कहा कि जी इस टाइम तो हमारे पास कोई फंड्स ही नहीं है और इसके अलावा आपने जितनी भी फ़ीस जमा करवानी है ना, उससे आपको एडिशनल 50 पाउंड ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। और फीस थी ना वो जमा करवाई थी 7500 पाउंड। फ़ीस जमा कराने के बाद अब जो 5वां स्टेप था ना वो ये था कि अब हमने कैश अप्लाई करना था। और अगर हम अकाउंट में थोड़े और पैसे ऐड करवाते हैं तो इससे मसला ये होगा कि हमें 28 दिन इस पे वेट करना पड़ेगा ताकि हमारी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हो सके। तो इसका हल हमने ये निकाला। बारी थी वीज़ा फाइल करने की, और वीज़ा फाइल करने के लिए ना आपको कुछ फीसिस वगैरह पहले पे करनी पड़ती है, जिसमें होती है जब हम फीस पे करने बैठे तो बार बार डिक्लाइन आने लग जाए। एक बार फीस पे की डिक्लाइन आ गया, दूसरी बार फीस पे की डिक्लाइन आ गया। Payment was refused by you. What the fuck? इसकी कंट्री के अंदर 10 लाख लिमिट है, आउट ऑफ कंट्री तो इसकी हमने अर्जेंट फीस पे भी नहीं की। और हमारा जो वीज़ा था वो तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर हमारा वीज़ा आ गया। दानियल साहब को, जिसकी अभी मैंने पीछे बात की थी। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर कंसल्टेंट होते हैं ना वो लोगों से इस तरह करप्शन करते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ पूरा हो चुका है, हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमें उन्होंने बोला था कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हम आपको करेंसी कैसे इशू कर दें। पिछली वीडियो में यार मेरा भाई हम दोनों 2-3 एक्सचेंज गए थे वहाँ पर अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाने के लिए। लेकिन हमारे पास ना ही कोई पासपोर्ट था, ना ही कोई वीज़ा था, और ना ही हमारे पास किसी यूनिवर्सिटी का लेटर था। उन्होंने हमें बताया कि हम स्टेट बैंक की पॉलिसी को फॉलो करते हैं और उनकी पॉलिसी के मुताबिक हम किसी भी इंडिविजुअल को बगैर वीज़े के या बगैर किसी लेटर के करेंसी इशू नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने कंसल्टेंट ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी जलील होने के बाद हमने शॉर्ट लिस्ट किया एफटीआई कंसल्टेंट को, जो कि कोई इतने खास नहीं थे, लेकिन जो हमारी बाकी लिस्ट में कंसल्टेंट थे उनसे तो काफ़ी ही बेहतर थे। हम एफटीआई कंसल्टेंट के पास गए, उसे हमने जाके अपनी सारी की सारी स्टोरी बताई। तो उसने हमें बताया कि इस टाइम यूके में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन्स है वो क्लोज़ हो चुके हैं। अगर आप लोग 3 दिन के अंदर अंदर बैंक स्टेटमेंट और यूनिवर्सिटी फ़ी अरेंज कर देते हैं तो आपका हर्टफोर्डशायर में हम कर देंगे। और इस पर हमारा जवाब ये था, बाबा ये 3 दिन तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। हमारा जवाब सुनने के बाद उसने कहा कि आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है। हमने उससे पूछा कौन सा। जब हर यूनिवर्सिटी अपने दाखिले बंद कर देते, जब स्टूडेंट हर तरफ से मायूस हो जाते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी बचती है जिसकी साल में 6 इनटेक होती हैं और वो है पीपीपी। जब कंसल्टेंट के मुंह से हमने सुना कि भाई बीपीपी हमारा आखिरी ऑप्शन है, फिर कंसल्टेंट को हमने अपनी दुखी आवाज़ में बोला कि भाई आप हमारा प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कर दें। वैसे ये प्रोसेस कोई ना इतना औखा नहीं होता, ये स्टूडेंट्स खुद भी कर सकते हैं। हमारा तो ये फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं था, वरना हम खुद ही अप्लाई कर लेते। इसमें स्टेप 1 में क्या करना होता है, आपको पहले यूनिवर्सिटी को एक ईमेल करना होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको उसमें एक अपॉइंटमेंट नंबर वगैरह सेंड कर देते हैं। उसके बाद आप स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट बनाते हो। स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट से ही बाकी आपने जो भी करना होता है वहाँ से करना होता है। स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट बनाने के बाद आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और फिर यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र लेटर देते हैं जो कि कंडीशनल होता है। कंडीशनल का मतलब क्या है, उस पर कुछ कंडीशंस लगे होते हैं और आपको उन्हें अनकंडीशनल करना होता है। वो कैसे होता है कि आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड, जिसमें मैट्रिक, एफएससी, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री या आइट्स वगैरह, ये सारा कुछ आपने वहाँ पर अपलोड करके सबमिट करना होता है। और जैसे ही आप सबमिट करते हो, यूनिवर्सिटी आपको एक अनकंडीशनल लेटर भेज देती है। अनकंडीशनल लेटर जैसे आप एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद जो अगला फेज़ आता है ना, तीसरा स्टेप, वो कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं ना वो कहते हैं कि जी अब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती है कि पहले आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस डिपॉजिट करवाएं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन जो बीपीपी है वो यूनिवर्सिटी पहले आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है और उसके बाद वो कहते हैं कि अब आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें जो मेन चीज़ होती है ना, वो आपका कंसल्टेंट किस तरह का ना, ये आपको आइडिया होता है इंटरव्यू के टाइम में।
इंटरव्यू के टाइम में आपके कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और एफटीए कंसल्टेंट में हमें दो लोग मिले, एक मैम हीरा और एक दानियाल। इनिशियल स्टेजेस में हमें मिली थी मैम हीरा। उसने हमारा इंटरव्यू लिया और उसने देखा कि अभी कुछ खामियां हैं, तो उसने हमें कुछ नोट्स दिए और कहा कि आप ये प्रिपेयर करें और 3-4 दिन के बाद मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती हूँ। और इस 3 दिन के अंदर अंदर आधे से ज़्यादा ऑफिस का स्टाफ जो था वो नॉर्दर्न एरियाज टूर पे चला गया था, जिनमें दानियाल साहब भी थे। खैर 3-4 दिन के बाद हम सुबह 10 बजे एफटीए कंसल्टेंट के ऑफिस गए। वहाँ पर जाके सबसे पहले हमने मैम हीरा को इंटरव्यू दिया और मैम हीरा ने कहा कि अब सब कुछ ओके है, अब आप ऑफिशियली इंटरव्यू दे सकते हैं। और फिर हम बैठकर वेट करने लग गए दानियाल साहब के मैसेज का, क्योंकि वो गए हुए थे नॉर्दर्न एरियाज़ और वहाँ पर उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था और इस चक्कर में हमारे 2 से 3 दिन मज़ीद ज़ाया हुए। 3-4 दिन के बाद हमें मैम हीरा का मैसेज आता है कि आज आप ऑफिस आएँ, आज आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो हम दोपहर 12 बजे हम एफटीआई कंसल्टेंट के ऑफिस गए और वहाँ पर हम मैम हीरा ने हमें बताया कि दानियाल साहब ने आज की डेट का आपका इंटरव्यू का टाइम शेड्यूल किया हुआ है और टाइम क्या है ये मैम हीरा को भी नहीं था पता। खैर वहाँ पर 3-4 घंटे वेट करने के बाद आखिरकार तंग आकर हम वहाँ से उठकर हम लोग चले गए और 5 बजे के करीब हम घर पहुँचे। तो हमने आते ही अपनी मेल चेक की और हमें एक मेल आई हुई थी कि 5:15 पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और हम फ़ौरन ऊपर स्टडी रूम में गए और वहाँ पर जाकर हमने अपना इंटरव्यू दिया और हमारा इंटरव्यू कैसा गुजरा ये आप देख सकते हैं। Recording stopped. Okay, Osama, that was a good interview. Thanks. I hope it covered all the aspects. आप satisfied हैं? ठीक है। जी मैं satisfied हूँ। Just give me a minute कि आपने जो मुझे breakdown बताया है इन चीज़ों का। जी वो Your accommodation will cost you 800, right? yes, Okay. And what about the other expense? 250 food and 250 groceries. for the grocery. हाँ जी 150 travel and 130 for study. 1330 बनते हैं। Okay, right. ठीक है। Hope so कि ठीक गया है ये। Good luck. आपका इंशाल्लाह एक दो दिन में अपडेट मिल जाएगी। 1 or 2 working days about your interview. Okay मैम। You can leave now. Allah Hafiz. अल्लाह। इंटरव्यू के बाद अब अगला स्टेप था यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह जमा करवाना। उसके लिए हम फिर अपनी सिटी में जो एनबीपी का बैंक है हम वहाँ पर गए। उन्होंने कहा कि जी यहाँ से नहीं आप पे कर सकते, आपको हमारे ऑफ़िस जाना होगा, मेन ऑफ़िस गुजरांवाला में। हम फिर मेन ऑफ़िस गुजरांवाला गए। वहाँ पर हमें कहा गया कि जी आप यहाँ से भी पे नहीं कर सकते, आपको फ़ी पे करने के लिए हमारी एक्सचेंज जाना पड़ेगा। फिर हम उनके एक्सचेंज गए। उस टाइम में आई थिंक 20 अगस्त का टाइम था। तो हम उनके पास गए। उन्होंने कहा कि जी इस टाइम तो हमारे पास कोई फ़ंड्स ही नहीं है, आप ऐसे करें आप हमारे पास अगस्त के शुरू में आ जाएं, हम आपकी फ़ीस पे कर देंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर हमें किसी ने बोला कि आप ऐसा करें आप मिज़ान बैंक पे अपना अकाउंट खुलवा लें, इसके फर्दर आपको आगे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। फिर हम मिज़ान बैंक गए। वहाँ पर हमने मैनेजर से बात की। उसको हमने बोला कि हमें अर्जेंट बेसिस पे अकाउंट खुलवाना, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप अकाउंट वगैरह खुल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। 2 सितंबर को हमने जाकर 7500 पाउंड फ़ीस जमा करवाई मिज़ान बैंक के थ्रू। हमें यहाँ पर ज़ीरो चार्जेस पड़ा। जब हम दूसरे एक्सचेंज गए थे, रावी एक्सचेंज या डॉलर ईस्ट वगैरह, तो उन्होंने हमें बोला कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे और इसके अलावा आपने जितनी भी फ़ीस जमा करवानी है ना उससे आपको एडिशनल 50 पाउंड ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। और ये लोग कहते हैं कि जी वो 50 पाउंड जो होते हैं वो स्टूडेंट वहाँ पर जाके क्लेम कर सकते हैं। इसका खैर मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मिज़ान बैंक में ऐसा कोई सीन नहीं था। उन्होंने सिंपल हमने 7500 पाउंड दिया, उन्होंने फ़ीस पे कर दी, कोई उन्होंने चार्जेस नहीं लिए, सिंपल उन्होंने ट्रांजैक्शन करके हमारी फ़ीस पे कर दी। फ़ीस जमा कराने के बाद अब जो 5वां स्टेप था ना वो ये था कि अब हमने कैश अप्लाई करना था। और कैश अप्लाई करने के लिए ना आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है ना, मोस्ट रिसेंट 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट आपकी मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप वो कैश अप्लाई नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर हमारे लिए मसला ये खड़ा हो गया कि हमने जो फ़ीस थी ना वो जमा करवाई थी 7500 पाउंड। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह बनती थी ना वो बनती थी 7 मिलियन के बीच और हमारे पास अकाउंट में इतने थे नहीं। तो फिर हम अब सोचे कि अब हम करें क्या, क्योंकि अगर हम अकाउंट में थोड़े और पैसे ऐड करवाते हैं तो इससे मसला ये होगा कि हमें 28 दिन इस पे वेट करना पड़ेगा ताकि हमारी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हो सके। तो इसका हल हमने ये निकाला कि हमें 500 पाउंड एक्स्ट्रा थोड़ी सी फ़ीस और पे करनी पड़ेगी ताकि हमारी
बैंक स्टेटमेंट थोड़ी कम हो सके, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या, आपकी जो होती है रिमेनिंग फ़ीस और प्लस 9 मंथ का एक्सपेंस, ये आपको शो करवाना होता है कि आपके पास अकाउंट में इतना पैसा है, इसी को ही बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो फिर हमने 500 पाउंड, हम मिज़ान बैंक गए थे, उन्होंने हमें बोला कि यार 500 पाउंड नहीं, एटलीस्ट अब 520 कर लें, 530 कर लें, आप इतना करवाएं। तो हमने फिर 530 पाउंड वगैरह ये दोबारा से जमा करवाए। उसके बाद जो हमारी बैंक स्टेटमेंट बनती थी वो बनती थी 6 मिलियन की, जो कि एक्सेप्टेबल थी। और इससे हमें ये बात पता चली थी कि जितनी आप फ़ीस जमा करवाते हो, जितनी आप ज़्यादा फ़ीस जमा करवाते हो, उतनी ही आपकी बैंक स्टेटमेंट कम हो जाती है। खैर 500 पाउंड हमने फ़ीस पे कर दी, और फ़ीस पे करने के बाद हमने कैश अप्लाई कर दिया, क्योंकि कैश जो होता है ना ये बहुत ज़रूरी होता है वीज़ा फ़ाइल करने के लिए। और आई थिंक एक हफ़्ते के अंदर अंदर हमारे कैश आ गया था। अब बारी थी वीज़ा फ़ाइल करने की, और वीज़ा फ़ाइल करने के लिए ना आपको कुछ फ़ीसिस वगैरह पहले पे करनी पड़ती है, जिसमें होती है IHS फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस, और अगर आपने अर्जेंट निकलवाना है ना 500 पाउंड, उसकी भी आपको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ती है। खैर हम लोग ये पे करने के लिए हम लोग गए किसी एक्सचेंज, तो वहाँ पर जाके जी हमें पता लगा कि आप ये वाली फ़ीसिस किसी एक्सचेंज के थ्रू नहीं पे कर सकते, आपको इसके लिए ना बैंक का यूज़ करना पड़ेगा। खैर हमने बैंक मिज़ान बैंक में ना अपना अकाउंट खुलवाया हुआ था, तो हम सीधा उनके पास चले गए। उन्होंने हमें बताया कि ये फ़ीस हम नहीं पे कर सकते, आपको ये फ़ीस ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी किसी ATM कार्ड के थ्रू। और यहाँ पर हमारे लिए मसला ये खड़ा हो गया कि भाई हमने अकाउंट तो खुलवा लिया मिज़ान बैंक का, लेकिन हमने ATM के लिए अप्लाई नहीं था किया, और ATM 15 दिन तो मिनिमम लगते हैं ATM आने में, और यहाँ पर फिर क्या 15 दिन का डिले और आ गया। फिर हमने वहाँ पर कुछ फ़ीमेल स्टाफ बैठे हुए थे, उनसे कंसल्ट किया। हमारा माइंड था कि हम सिल्वर या गोल्ड में से कोई एक कार्ड चूज़ कर लेते हैं, सिल्वर का चूज़ कर लेते हैं। तो उन्होंने हमें कहा, कुछ फ़ीमेल स्टाफ था उनका, उन्होंने हमें बोला आप टाइटेनियम कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, उसकी लिमिट भी सेम है। हमने कहा हमें कोई ऐसा कार्ड चाहिए जिसकी 10 लाख तक की लिमिट हो आउट ऑफ कंट्री। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, टाइटेनियम कार्ड की लिमिट 10 लाख है। हमने कहा चलो ठीक है। कहती कि इसकी फ़ीस एज़ कम्पेयर टू सिल्वर थोड़ी कम है। हमने कहा चले ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर दें। खैर उन्होंने अप्लाई कर दिया। तकरीबन 8-10 दिन के अंदर अंदर ना हमारा कार्ड वगैरह आ गया। अब जब हम फ़ीस पे करने बैठे तो बार बार डिक्लाइन आने लग जाए। एक बार फ़ीस पे की डिक्लाइन आ गया, दूसरी बार फ़ीस पे की डिक्लाइन आ गया, फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए हो Or गई। payment was refused by you. Have sufficient funds. What the fuck? 1,84,159 बैंक में कितने हैं? बैंक में ज़्यादा है इससे, 7 लाख से ना बैंक से। एक अटैम्प्ट ज़ाया होगी हमारी। हाँ लेकिन समझ से बाहर है। दिस कुड बी बिकॉज यू डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स और यू एंटर। कार्ड की डिटेल्स तो बिल्कुल ठीक थी, एक दफ़ा फिर ट्राई करके देखते। एक दिन में ना आप 4-5 लाख से ज़्यादा की फ़ौरन पेमेंट नहीं कर सकते। ना रिफ्यूज़ हो जाए, पैंट चुद रिफ्यूज़ हो। हमारे अकाउंट में लगता है पैसे कम है, ये कैसे हो सकता है? 4,84,000 तो एक ट्रांजैक्शन है ना अपने। 4,83,000 माइनस 7 लाख, 2,17,000 है साढ़े अकाउंट। नहीं 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 नहीं, क्या इस पे भी तो टैक्स 40-45,000 पड़ना है ना। कैसे? इसका 10% भी 21,000 बनता है और 18,000 बनता है। फिर हमने उनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन किया। हमने कहा जी हमने अपना टाइटेनियम कार्ड एक्टिव करवाया, अब हमने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो हमारा 8 लाख की पेमेंट है, और हर बार जब हम प्रोसीड करते हैं तो वो डिक्लाइन कर देते हैं। उन्होंने हमें बोला कि आपने टाइटेनियम कार्ड बनाया है, इसकी कंट्री के अंदर 10 लाख लिमिट है, आउट ऑफ कंट्री तो इसकी 5 लाख लिमिट है। हमने कहा कि जी हमने तो वो कार्ड चाहिए था, हमने कंसल्ट भी किया था आपके स्टाफ से कि हमें वो कार्ड चाहिए जिसकी आउट ऑफ कंट्री 10 लाख लिमिट हो। तो उन्होंने बोला कि जी आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया, इसकी कंट्री के अंदर 10 लाख लिमिट है, आउट ऑफ कंट्री ये 5 लाख लिमिट है। फिर उन्होंने कहा कि जी आप ऐसे करें, आप 5-5 लाख करके ना 2 दफ़ा पेमेंट कर दें, हम आपका एक्टिवेट कर देते हैं। फिर खैर 5-5 लाख के 2 ट्रांजैक्शन करके हमने IHS फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस वगैरह सब कुछ पे किया। वीज़े की एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको 2 तरह की फ़ीसेस पे करनी पड़ती हैं। एक होती है IHS फ़ीस, एक होती है एम्बेसी की फ़ीस, और एक होती है अर्जेंट बेस पे वीज़ा लेने की फ़ीस जो कि होती है 500 पाउंड। मेरे नज़दीक इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है ना तो आपका वीज़ा जल्दी आ जाता है। हम वैसे तो हम थ्रू आउट इतने लकी नहीं रहे,
हमें कोई ना कोई मसला पड़ता रहा, लेकिन आखिरी स्टेप में हमारे साथ अच्छा ये हुआ कि हमने अर्जेंट फ़ीस पे भी नहीं की और हमारा जो वीज़ा था वो तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर हमारा वीज़ा आ गया। और इस सारे प्रोसेस का मैं क्रेडिट देता हूँ दानियल साहब को, जिसकी अभी मैंने पीछे बात की थी कि जिन्होंने बड़ी मिसमैनेजमेंट से काम लिया था। अगर वो यहाँ पर चाहते तो वो हमसे, क्योंकि मोस्टली कंसल्टेंट ऐसा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी अर्जेंट बेस पे हम आपका वीज़ा फ़ाइल करते हैं, उसके लिए आपको हमें 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हमें भी दानियल ने ऐसा बोला था कि भाई आपको फ़ीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, लेकिन जब हम जिस दिन वीज़ा रिसीव करने गए तो उसने हमें फ़ोन करके कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको पे करने की, आपका बाय लक ही जल्दी आ गया। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर कंसल्टेंट होते हैं ना, वो लोगों से इस तरह करप्शन करते हैं कि भाई हमें 10-15 हज़ार रुपया यहाँ से बन रहा है हमारा, तो चलो जी बना लेते हैं। या अब जो क्रेडिट जिसका बनता है ना बंदे को, वो देना चाहिए। दानियल साहब अगर हमसे यहाँ पर लेना चाहते तो हमने तो दे ही देना था, क्योंकि हमें इन चीज़ों का कोई इतना खास आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने हमसे नहीं लिया। अगर इस सारे प्रोसेस को हम इन शॉर्ट करके बताएं तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी को मेल करते हैं, अपना स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर आपको एक अपॉइंटमेंट नंबर आता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र लेटर देते हैं जो कि कंडीशनल होता है और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने होते हैं ताकि वो अनकंडीशनल हो। फिर बाद में यूनिवर्सिटी आपको एक अनकंडीशनल लेटर देती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू देने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह पे करनी होती है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस जब आप पे कर देते हो फिर आपको कैश के लिए अप्लाई करना होता है। कैश के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 28 दिन की आपकी मैच्योर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके बगैर आप कैश अप्लाई नहीं कर सकते। कैश अप्लाई करने के बाद आपको वीज़ा फ़ाइल करना होता है। वीज़ा फ़ाइल करने के लिए आपको कुछ फ़ीसेस पे करनी होती है, जैसे IHS फ़ी पे करनी होती है, एम्बेसी फ़ीस पे करनी होती है, और अगर आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट फ़ीस चाहिए तो उसके लिए आपको 500 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। इन सारे प्रोसेस के बाद ऑफिशियली तौर पर आपका वीज़ा आ जाता है। अब हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ पूरा हो चुका है, हमारे पास वीज़ा वगैरह सब कुछ आ गया। अब हम चलते हैं एक्सचेंज और वहाँ पर जाके हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमें उन्होंने बोला था कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हम आपको करेंसी कैसे इशू कर दें। हम स्टेट बैंक की पॉलिसी को बहुत फॉलो करते हैं। खैर वो बात छोड़ो, अब हम चलते हैं एक्सचेंज और जाएंगे डॉलर ईस्ट। रावी एक्सचेंज ये सब मुझे फजूल लगा, डॉलर ईस्ट सही है। अब यहाँ पर जाके सबसे पहले अपनी करेंसी को चेंज करवाते हैं, फिर वहाँ से आकर रात को हम टिकट बुक करवाते हैं। फाइनली भाई इतनी मेहनत के बाद आज हमें पाउंड मिल ही गए। सारा मसला इतना था ये, इन पैसों के लिए इतनी भाग दौड़, इतने ATM के चक्कर लगाए और आज मिल ही गए हैं। खैर इस वीडियो को अब हम इधर ही एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।